हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज का जो हमारा टॉपिक है ये है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। क्लास 10th का ये टॉपिक है और स्टार्ट करते हैं। तो देखो, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन की जरूरत क्यों पड़ी, क्यों हम लोग को क्लासिफाई करना था एलिमेंट्स को। तो इसका जवाब ये है कि एक एक एलिमेंट्स को स्टडी करना बहुत मुश्किल था, क्योंकि ढेर सारे एलिमेंट, जिस समय की ये बात चल रही है, ढेर सारे एलिमेंट उस समय नोन हो गए थे, डिस्कवरी हो चुकी थी और सबको इंडिविजुअली स्टडी करना मुश्किल हो रही थी। तो हमने बोला कि क्यों ना इस चीज को क्लासिफाई कर दी जाए। अच्छा, यहाँ पे हमने बोला का मतलब है कि सोचा गया कि क्यों ना क्लासिफाई करके पढ़ा जाए, एक कैटेगरी बना दी जाए कि मेटल्स होंगे, नॉन मेटल्स होगा, या इस तरीके की कैटेगरी बना के पढ़ी जाए। तो इसमें सबसे पहला जो अप्रोच था वो था डॉवर्नियर का। डॉवर्नियर ने क्या किया, उन्होंने अरेंज किया। क्या अरेंजमेंट था, तो उन्होंने एटॉमिक मास वाइज 3 एलिमेंट को अरेंज किया और उनको बोला कि ये जो 3 का सेट है ना, इसको हम बोलते हैं ट्राइड्स। ट्राई मतलब हो गया 3 ट्राइड्स, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि 3 एलिमेंट्स का एक ग्रुप बनाएंगे, उस ग्रुप को हम बोलेंगे ट्राइड्स। उसमें एक खास बात होगी। क्या खास बात होगी, तो पहली बात तो है कि ट्राइड में सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट रखे जाएंगे। और खास बात ये थी कि एक्सट्रीम्स का मतलब पहला, दूसरा और तीसरा अगर है, तो पहला और तीसरे का अगर एवरेज निकाला जाए तो वो बीच वाले के बराबर आएगा या लगभग बराबर आएगा। ओके, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने 3 ट्राइड्स बनाए, ठीक है। तीनों ट्राइड्स में आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि हमने यहाँ पे लिया है कि ट्राइड में सबसे पहले हमने लिया लिथियम का, सोडियम का और पोटेशियम का। तो लिथियम का मास कितना होता है, वो होता है 7, सोडियम का होता है 23 और पोटेशियम का होता है 39। अगर आप इनके एक्सट्रीम्स का एवरेज निकालिएगा तो वो आएगा 23, जो कि सोडियम के बराबर होगा। अगला जो ट्राइड्स था वो हैलोजन का उन्होंने लिया, जो कि था क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन का। अगेन एक्सट्रीम्स का जो एवरेज निकाला गया तो ब्रोमीन के बराबर हो गया, यहां तक भी सक्सेसफुल था। एक जो कैटेगरी उन्होंने रखा वो था अल्कलाइन का, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स का। तो उसमें लिया उन्होंने कैल्शियम, स्ट्रोनियम और एक बेरियम का लिया। इसमें भी देखा कि 40 प्लस 137 डिवाइडेड बाई 2 करने से 88 के बराबर आ गया, मतलब 88.5 आया। और ये चीज बराबरी किसका कर लिया, स्ट्रोनियम का। ओके, तो ट्राइड्स में ये बातें थी। अच्छा, उन्होंने 3 ही ट्राइड बना पाए, तीनों अलग अलग टाइप के, एक है अल्कली का, एक है अल्कलाइन का और एक है हैलोजन्स का, ठीक है। अब क्या हुआ, इसके बाद ये चीज फेल हो गई कि भाई अब सारे नॉन एलिमेंट के लिए उन्होंने बना ही नहीं पाया, तो ये इसका डिमेरिट था। अब हम बात करते हैं न्यूलैंड्स ऑक्टेव्स रूल का, या न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। ऑक्टेव्स मतलब हो गया कि 8। इन्होंने क्या किया, इन्होंने 7 मतलब उन्होंने बोला कि देखो हर 8वां एलिमेंट, पहले आप क्या कर लीजिए, हर एलिमेंट्स को एटॉमिक मास वाइज अरेंज कीजिए और उसका जो हर एलिमेंट को पकड़िए, उसका बोलिए कि 8वां कौन है। उसका जो 8वां आएगा वो उसकी केमिकल प्रॉपर्टी और पहले वाले की केमिकल प्रॉपर्टी सिमिलर होगी, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, इस तरीके से अरेंज किया, ढेर सारे एलिमेंट्स को उन्होंने अरेंज किया और वहां पे देखा गया कि बहुत जगह ये चीज फॉलो कर रहा था। अच्छा, ये जो 8 वाला जो अरेंजमेंट था, मतलब 7 के बाद 8, मतलब 7 का एक सेट है, फिर 8वां 9वां फिर नीचे लिखाएगा। तो ये जो अरेंजमेंट था 7 का, इसको म्यूजिकल स्केल बोला गया। क्यों, क्योंकि अगर आप इंडियन अगर ये में बात करें तो बोलेंगे कि सा रे गा मा प ध नी सा, यही होता है, मतलब 7 है। 7 के बाद फिर से आपको क्या करना पड़ेगा, फिर से सा रे गा मा प ध नी सा करना पड़ेगा, मतलब 7 के बाद जो भी आप लीजिएगा वो रिपीट होने लगेगा। तो ये इसी से इंस्पायर्ड था, म्यूजिकल नोट से, म्यूजिकल स्केल से। अब मुझे ये नहीं पता है कि न्यूलैंड जो है वो म्यूजिशियन थे कि नहीं थे, इसकी चर्चा तो बाद में होगी। तो अगली बात पे आते हैं कि देखिए न्यूलैंड का जो ऑक्टेव्स रूल था उसके अकॉर्डिंगली उन्होंने अरेंज किया, जैसे कि अरेंजमेंट आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे। बट कहीं कहीं पे उन्होंने दो दो को रख दिया एक साथ में, जैसे आपको दिख रहा है सबसे पहले कोबाल्ट और निकल के बारे में। और ढेर जगह पे आपको दिख रहा है कि एक ही घर में, एक ही जगह पे दो दो उन्होंने एलिमेंट्स रख दिए, ताकि क्या हो जाए कि वो जो केमिकल प्रॉपर्टीज रिपीट वाली बात है वो चीज फॉलो हो जाए जबरदस्ती, ठीक है। तो जबरदस्ती बोलना या इस तरीके से नेगेटिव वर्ड यूज करना न्यूलैंड भाई साहब के बारे में गलत बात हो जाएगी, क्योंकि काफी बड़े साइंटिस्ट थे और उनमें उन्होंने यहाँ पे क्या किया, कोशिश की कि ये चीज पीरियोडिक हो जाए। पीरियोडिक का मतलब होता है कि कुछ दूर के बाद चीजें रिपीट होने लग जाए। अब देखते हैं कि इनके अजम्पशंस क्या थे और लिमिटेशंस क्या था। तो फर्स्ट पॉइंट है अजम्पशंस में या लिमिटेशंस में कि द लॉ वाज एप्लीकेबल फॉर एलिमेंट विथ एटॉमिक मासेज अप टू 40, केवल 40 तक के लिए वैलिड था, उसके बाद ये प्रॉपर्टी फेल हो गई। सेकेंड पॉइंट हमने लिख रखा है कि प्रॉपर्टीज ऑफ न्यू एलिमेंट डिस्कवर्ड डिड नॉट फिट इनटू द लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। क्या बोला उन्होंने, उन्होंने बोला कि देखिए जो नए एलिमेंट डिस्कवर हुए उसके बाद वो उस ऑक्टेव रूल में ना फिट नहीं बैठते थे।
थर्ड पॉइंट में है कि इन अ फ्यू केसेस न्यूलैंड प्लेस टू एलिमेंट इन द सेम स्लॉट टू फिट एलिमेंट इन द टेबल। एलिमेंट को मतलब वो जो पीरियोडिसिटी वाली बात चल रही थी उस चीज को सही करने के लिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक ही स्लॉट में दो दो एलिमेंट को रखना स्टार्ट कर दिया, जो कि गलत था। फोर्थ पॉइंट में है कि ही ऑल्सो ग्रुप्ड अनलाइक एलिमेंट्स अंडर द सेम स्लॉट। अब देखो लाइक एलिमेंट्स के बारे में तो फिर भी ठीक था, अनलाइक एलिमेंट को भी एक ही स्लॉट में रखना स्टार्ट कर दिए ताकि उनकी जो पीरियोडिसिटी वाली बात थी वो सही हो पाए। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। यह है कि मेनली पीरियोडिक टेबल अब आया, मतलब न्यूलैंड जब डिमेरिट स्टार्ट हो गया तब मेंडलीव ने क्या किया, उन्होंने पीरियोडिक टेबल बनाया। अब इनकी पीरियोडिक टेबल कैसी थी, तो इन्होंने फर्स्ट पॉइंट जो हमने यहाँ पे लिख रखा है वो है कि फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक वेट। पिछले सारे अरेंजमेंट्स जो किए गए थे वो भी एटॉमिक वेट पे ही थे, ये भी एटॉमिक वेट पे था। अगली जो बात थी कि इनके कुछ फीचर्स थे। फीचर्स उन्होंने क्या बताया कि देखिए इसके इस पीरियोडिक टेबल में, मतलब मेंडलीव वाले जो पीरियोडिक टेबल में टोटल 12 हॉरिजॉन्टल रोज थे। अगला है कि 8 वर्टिकल कॉलम थे जिनको ग्रुप बोला गया 1 to 7, ग्रुप 1 to 7 सब डिवाइडेड इनटू ए एंड बी सब ग्रुप्स। ग्रुप 8 को उन्होंने क्या बोला, ग्रुप 8 डू नॉट हैव एनी सब ग्रुप एंड कंटेन 3 एलिमेंट्स इन ईच रो। पॉइंट्स है, ध्यान रखिएगा। अगला है पॉइंट कि एलिमेंट्स इन द सेम ग्रुप हैव सिमिलर प्रॉपर्टीज। ओके, यही बात तो हम लोग मॉडर्न में भी पढ़ने वाले हैं। तो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल से ही बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड था हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। और उनका जो पीरियोडिक टेबल था मेंडलीव का वो इस तरीके से दिखता था, दिख गया आपको? नए वाले जो आप पीरियोडिक टेबल देखते हैं वो नहीं है, वो मॉडर्न है। ठीक है, तो अगले स्लाइड पे चलते हैं कि इनकी कुछ अचीवमेंट्स थी। क्या क्या अचीवमेंट था? सबसे पहली बात है कि अ सिस्टमैटिक स्टडीज ऑफ एलिमेंट और एलिमेंट विद सिमिलर प्रॉपर्टीज हैव वेयर प्लेस्ड टुगेदर, और उनकी केमिकल स्टडीज को भी स्टडी की गई। तो देखो क्या हुआ, सबसे जो बड़ी अचीवमेंट हमको पहला पॉइंट में दिखता है वो तो ये दिखता है कि उन्होंने क्या किया, उन्होंने ग्रुप बनाया सिमिलर टाइप के एलिमेंट्स का। देखिए सेकंड पॉइंट हम लोग को क्या बताता है कि उन्होंने क्या किया कि प्रिडिक्ट किया करेक्ट वैल्यू जो एटॉमिक मास जो अभी अननोन थे, जो जिनकी डिस्कवरी नहीं हो पाई थी, उनके बारे में भी उन्होंने बता दिया कि देखो एक एलिमेंट आएगा जिसका कि मास इतना होगा। अगला पॉइंट है कि उन्होंने प्रिडिक्ट किया कि अगला जो एलिमेंट डिस्कवर होगा उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज और फिजिकल प्रॉपर्टीज किस तरीके की होगी। ओके, तो इस तरीके के इनके क्या है कि अचीवमेंट्स हैं मेनली पीरियोडिक टेबल के। इस स्लाइड से डेटा लेके आपको यहाँ पे नोट्स भी बनाते हुए चलने हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। अब हम लोग बात करते हैं लिमिटेशंस की। तो लिमिटेशंस में सबसे पहला पॉइंट है कि मेंडलीव जो है वो हाइड्रोजन को उन्होंने कहाँ रख दिया, उन्होंने रखा अल्कली के पास। हालांकि हाइड्रोजन जो है उसकी जो प्रॉपर्टीज थी वो हैलोजन के जैसा भी था। अब हैलोजन जैसा भी है और हमारे पास ये अल्कली जैसा भी है, और उसको अल्कली में रख देना ये अच्छी बात नहीं थी, तो ये पहला डिमेरिट था। सेकंड पॉइंट है कि पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स। अब आइसोटोप्स क्या होते हैं कि एक ही एलिमेंट के अलग अलग मास नंबर वाले होते हैं, तो सेम एलिमेंट है तो उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम रहेगी। तो केमिकल प्रॉपर्टीज सेम थी और उनको हमने प्लेस कर दिया अलग अलग जगहों पे, डिफरेंट पोजीशंस पे प्लेस करना सेम एलिमेंट को, ये सही बात नहीं थी। अब ये उस समय का डिमेरिट नहीं था, उस समय का ये तरीका था। तरीका क्यों था? क्योंकि उस समय जो क्लासिफिकेशन हो रहे थे वो हो रहा था इस बात पे कि एटॉमिक मासेज वाइज, और मास अलग है तो उसको कंसीडर किया जाता है कि ये अलग अलग एलिमेंट है। तो सेकंड जो प्रॉब्लम थी वो थी कि पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स प्रॉपर नहीं थे। थर्ड जो था वो था कि अनोमलस पेयर ऑफ एलिमेंट्स। जैसे उन्होंने बताया कि कोबाल्ट हैज हायर एटॉमिक वेट बट ही प्लेस कोबाल्ट बिफोर निकल। अब देखिए कोबाल्ट का मास नंबर ज्यादा है, निकल का कम है, तो उसको क्या होना चाहिए था कि कोबाल्ट को बाद में होना चाहिए था, लेकिन कोबाल्ट को पहले रखा गया। क्यों रखा गया? ताकि उनकी पीरियोडिसिटी वाली जो बात है वो सही हो पाए, जो कि गलत था। फोर्थ पॉइंट में है कि प्लेसमेंट ऑफ एलिमेंट्स इन डिफरेंट प्लेसमेंट ऑफ लाइक एलिमेंट्स इन डिफरेंट ग्रुप। अब देखिए लाइक एलिमेंट अगर हैं तो वो सेम ग्रुप में होने चाहिए थे, बट उनके प्लेसमेंट में ये चीजें की गलती हो गई कि जैसे प्लैटिनम और गोल्ड दोनों की प्रॉपर्टी सिमिलर होती हैं, लेकिन उनको रखा गया अलग अलग ग्रुप। नेक्स्ट है कि कॉजेज ऑफ पीरियोडिसिटी। क्या कारण था कि ये पीरियोडिक थे? तो उन्होंने बताया कि उन्होंने इस पीरियोडिसिटी क्यों थी, मतलब चीजें 7 या 8 के बाद ये रिपीट क्यों हो जाता था, या कुछ नंबर के बाद रिपीट क्यों होने लग जाते थे, इसके बारे में उन्होंने एक्सप्लेन नहीं कर पाए, नहीं बता पाए। तो ये इनके कुछ लिमिटेशंस थे, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। अब हमारे पास है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो अब हम लोग बात कर रहे हैं कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में
पहली जो बात है कि द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। ध्यान रखिएगा, नंबर की बात चल रही है। लास्ट टाइम तीनों जगह पे हमने डॉबर्नियर का देखा, हमने न्यूलैंड का देखा, हमने मेंडलिप का देखा। तीनों के का जो पीरियोडिक टेबल था वो बेस्ड किस चीज पे था? एटॉमिक मास पे। और ये किस चीज पे बेस्ड है? ये है एटॉमिक नंबर पे। नेक्स्ट जो हमने पॉइंट लिखा है कि कॉजेज ऑफ पीरियोडिसिटी, किस कारण से ये पीरियोडिसिटी होती है, तो इसका जवाब था कि इट इज ड्यू टू रिपीटेशन ऑफ द सेम आउटर शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एट अ सर्टेन रेगुलर इंटरवल। क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब होता है कि आउटर जो शेल में जो इलेक्ट्रॉन है वो कुछ समय के बाद फिर रिपीट होने लग गया। मतलब जैसे फर्स्ट वाले का 1 था तो कुछ दूर घूमने के बाद फिर से 1 आ गया। तो इस कारण से क्या हो गया कि आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स जो थे, नंबर ऑफ आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स जो है वो कुछ देर के बाद फिर से सेम आ गया। तो जिनका सेम आ गया उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या हो गई? तो रिपीट होने लग गई। यही कारण था पीरियोडिसिटी का। नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग, और यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूं कि ये है हमारे पास पीरियोडिक टेबल, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, जिसको आप स्टडी करते हो। देख लिया अच्छे से, समझ गए? चलिए नेक्स्ट बताते हैं आपको। ये है कि पीरियड्स इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की पीरियड की बात चल रही है। तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे कि एलिमेंट प्रेजेंट इन द सेम पीरियड हैव द सेम नंबर ऑफ शेल विच इज इक्वल टू द पीरियोडिक नंबर। क्या मतलब हुआ इसका? कि जिस पीरियड में आप हैं, मान लीजिए फर्स्ट पीरियड में तो उसमें क्या होगा? उसमें शेल भी एक ही होंगे। सेकेंड पीरियड में है तो आप क्या बोलेंगे कि ये भी क्या हो, तो आपका नंबर ऑफ शेल जो होगा उसके अंदर वो भी कितना होगा? 2 होगा। अगर आप थर्ड पीरियड में है तो 3 होंगे, इसी तरीके से। उसके बाद हमने बोला है कि ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन द गिवन पीरियड, अगर सेम पीरियड में आप लेफ्ट से राइट जाते हो तो क्या होगा? द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल इंक्रीजेज फ्रॉम 1 to 8 while the number of shell remain same। अगर आप सेम पीरियड में हैं तो आपका नंबर ऑफ शेल जो है वो तो नहीं बदलेगा, लेकिन आप जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, लेफ्ट से राइट जाएंगे, वैसे वैसे उसकी वैलेंस शेल जो इलेक्ट्रॉन होंगे, आउटर मोस्ट जो इलेक्ट्रॉन होगा उसकी संख्या बढ़ती जाएगी। कहां से कहां तक? 1 से लेके 8 तक जाएगा। उसके बाद है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ पीरियड, एक पीरियड में कितने एलिमेंट हो सकते हैं? तो उसका जवाब था कि देखिए अगर फर्स्ट पीरियड है उसमें 2 ही होंगे, सबसे छोटा पीरियड होता है ये। सेकंड वाले में है हमारे पास कि हमारे पास है लिथियम से लेके Ni तक है। फिर थर्ड पीरियड में इस तरीके से आपको ढेर सारे इंफॉर्मेशन हमने दे दिया है, एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं, घबराइए मत कि याद रखना पड़ेगा, बस एक बार पढ़ के आगे बढ़िए। नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट में हमारे पास है कि देखिए ग्रुप 1 जो था, ग्रुप समझ में आ रहा है? वर्टिकल कॉलन इस तरीके से। तो ग्रुप 1 जो था उसको बोला गया अल्कली मेटल, ग्रुप 2 को बोला गया अल्कलाइन अर्थ मेटल, ग्रुप 15 को बोला गया निकोजन। निकोजन पी से स्टार्ट हुआ है, पी मत पिनिकोजन मत पढ़ देना, निकोजन है ये। उसके बाद है 16, ग्रुप 16 को बोला गया कि चाल्कोजन, ग्रुप 17 को बोला गया हेलोजन, और ग्रुप 18 को बोला गया कि नोबल गैसेज। ओके, उसके बाद है कि अल्कली मेटल क्यों बोला गया? तो देखिए कि द एलिमेंट इन द फर्स्ट ग्रुप जो कि है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, ये सब जो एलिमेंट थे ये अल्कली मेटल कहलाते हैं। क्यों? क्योंकि वो रिएक्ट करते हैं वाटर के साथ और बनाते हैं अल्कली। आपको पता होगा अल्कली क्या होता है? अल्कली जान वाटर सॉल्युबल बेसिस। ओके, और इनकी कुछ प्रॉपर्टीज हमने लिख दिया है कि देखिए इनके ये सॉफ्ट होते हैं, शाइनिंग सरफेस होती है, हाईली रिएक्टिव होते हैं, और ढेर सारी चीजें कि उसके आउटर मोस्ट जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसका चार्ज 1 होता है, और इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 1 होते हैं। दूसरा हमारे पास अल्कलाइन अर्थ मेटल। अल्कलाइन अर्थ मेटल में आ गया कौन सा? सेकेंड ग्रुप का। और सेकेंड ग्रुप में आपके पास देख लीजिए एलिमेंट्स कौन कौन से हैं। इसको हम लोग अल्कलाइन अर्थ मेटल इसलिए बोलते हैं बेटा क्योंकि ये क्या करते हैं, इनके जो ऑक्साइड होते हैं वो अल्कलाइन होते हैं नेचर में। क्या होता है? इसके जो ऑक्साइड हैं वो अल्कलाइन नेचर के होते हैं। फिर इनकी कुछ प्रॉपर्टीज है जैसे कि ये सारे जो है वो सिल्वरी व्हाइट होते हैं। रिएक्टिविटी इनकी भी अच्छी होती है। चार्जेस इस पे कैटायन पे 2 चार्ज होता है, और वैलेंस शेल में इसके 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, और इसकी वैलेंसी भी 2 ही होती है। नेक्स्ट है हमारे पास हेलोजन। हेलोजन जो होते हैं वो क्या होते हैं कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एएस है हमारे पास। तो ये हेलोजन्स है। हेलोजन्स को हम लोग सिंबल देते हैं X। ध्यान रखिएगा, इसको हम हेलोजन इसलिए बोलते हैं क्योंकि हेल का मतलब होता है सॉल्ट, जन का मतलब होता है टू प्रोड्यूस, ग्रीक वर्ड है ये। तो हेलोजन मतलब हो गया कि साल्ट प्रोड्यूस करने वाले। अब साल्ट प्रोड्यूस करने वाले कौन कौन है? तो ये सब है। उसके बाद हमने बोला हुआ है कि हेलोजन जो है वो एग्जिस्ट करता है रूम टेम्परेचर पे इन ऑल द 3 स्टेट। कौन कौन? तो जैसे सॉलिड में आपने देखा कि आयोडीन होता है और एस्टेलिन होता है,
लिक्विड के फॉर्म में आपको ब्रोमीन मिल जाएगा और गैस के फॉर्म में आपको फ्लोरीन एंड क्लोरीन मिल जाएंगे। इसके वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं और इनकी वैलेंसी होती है 1। नेक्स्ट है कि हमारे पास नोबल गैसेज। नोबल गैसेज कौन सा होता है, तो हम बोलेंगे हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, और एक होता है जिसका नाम है आरएन जो कि रेडियो एक्टिव है, रेडॉन बोलते हैं हम लोग इसको। नोबल गैसेज के बारे में हमने पढ़ लिया। नोबल गैसेज होते हैं ऑर्डरलेस, कलरलेस एंड मोनो एटॉमिक। मोनो एटॉमिक का मतलब है कि ये जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन क्या है, H2 बोलते हैं, तो हाइड्रोजन में 2 डाई एटॉमिक गैस है। लेकिन अगर मैं बात करूं कि हीलियम, तो हीलियम He होता है, मोनो एटॉमिक गैस है। इसके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन टोटल होते हैं 8 और ये फुल फील्ड होता है, कंप्लीटली फील्ड होता है। अब कंप्लीटली फील्ड है तो ये ना तो इलेक्ट्रॉन देना चाहता है ना तो लेना चाहता है, मतलब इसकी रिएक्टिविटी बहुत कम होती है, या फिर हम बोलते हैं इसकी रिएक्टिविटी नहीं होती है। देखिए हालांकि जेनॉन जो है ना वो कंपाउंड बनाता है, इसलिए पूरा नहीं बोलना ये सही नहीं होगा। तो हम बोलेंगे कि बहुत रेयरली ये रिएक्ट करता है, इसलिए हम इसको बोलते हैं इनर्ट गैस। और इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8। अगला हमारे पास है कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में हमने कुछ पॉइंट्स लिख रखा है, इस चीज को देख लीजिए। अब हम बात करते हैं कि देखो जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसमें एक ट्रेंड है। अब ये क्या ट्रेंड है, इसके बारे में हम लोग को स्टडी करनी है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा, इससे बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला जो ट्रेंड है ना उसके बारे में बात करना चाहते हैं, जो कि है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब देखिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बारे में अगर बात करें कि लेफ्ट से राइट अगर आप मूव करोगे सेम पीरियड में, तो आपको दिख रहा है कि जैसे हमने एग्जांपल के लिए ले लिया सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन ले लिया, तो एक का है 11, 12, 13 एंड 14। तो आपको दिख रहा होगा कि इनका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा वो होगा 281, 282, 283, 284, जो कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपको दिख रहा है कि पहले 1 था, फिर 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है। लेफ्ट से राइट जाने में आपने देखा कि बढ़ रहा है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होता है। कब, जब आप लेफ्ट से राइट जाते हो। लेकिन अगर मैं एक एग्जांपल ले लूं कि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये हमने वर्टिकल डाउनवर्ड की तरफ लिया है, तो आपने इसमें देखा कि एक का एटॉमिक नंबर होता है 3, सोडियम का होता है 11, पोटेशियम का होता है 19। तो इनका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा जाएगा वो होगा 21, अगला होगा 281, अगला होगा 2881। सब के आखिरी में देखिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात चल रही है, मतलब आखिरी वाला इलेक्ट्रॉन वो हर जगह एक ही है, मतलब उसमें कोई चेंज नहीं हुआ है। अगर आप ऊपर से नीचे जाएंगे सेम ग्रुप में तो उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन में कोई फर्क नहीं होगा। तो इन चीजों को आपको याद भी रखना पड़ेगा, इसलिए लिखते चलिएगा। अगले पॉइंट पे आते हैं जिसका नाम है कि वैलेंसी। पहले आप समझ लीजिए वैलेंसी क्या होता है। तो हम बोलते हैं कि द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट। क्या मतलब होता है इसका, कंबाइनिंग कैपेसिटी क्या मतलब है? मतलब है कि किसी एलिमेंट के साथ अगर ये कंबाइन करेगा, रिएक्ट करेगा, तो कितना इलेक्ट्रॉन का देन लेन करेगा या शेयरिंग भी करेगा, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं वैलेंसी। क्यों देन लेन करना चाहता है, क्योंकि वो अपना ऑक्टेट पूरा करना है, 8 बनना चाहता है। 8 क्यों बनना चाहता है, क्योंकि 8 जो है वो कंप्लीटली फिल्ड शेल माना जाएगा, ठीक है, तो वो अपने आप को 8 बनाना चाहता है। तो हमने यहाँ पे बोला कि देखिए वैलेंसी के बारे में अगर बात करें तो हमने यहाँ पे एक एग्जांपल ले लिया है कि सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, Si, P, S, Cl, Ar, सबका हमने एटॉमिक नंबर लिख दिया, कॉन्फ़िगरेशन लिख दिया। आपने देखा वहां पे कि 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है और 8 है। तो 1 एक इलेक्ट्रॉन दे के अपना क्या करना चाहता है, कंबाइन करना चाहता है, इसके वैलेंसी 1 है। मैग्नीशियम को देखिए वहां पे आउटर मोस्ट में कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 है तो 8 तो नहीं बना सकता है। कैसे 8 बनाएगा, तो 8 बनाने के लिए उसको 6 लेने पड़ेंगे, या तो 2 दे दो। तो इसके लिए अच्छा होगा कि ये 2 दे दे, मतलब इसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी 2 होगी, इसलिए इसका वैलेंसी भी 2 होगा। अगला 3 होगा, फिर 4 आएगा। लेकिन P को देखिए वहां पे आउटर मोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन है। अब ये चाहता है कि 5 दे दे या तो 3 ले ले। 5 देना मुश्किल होगा, 3 लेना आसान होगा, तो इसकी वैलेंसी हो जाएगी 3। सिमिलरली सल्फर की हो जाएगी 2, क्लोरीन की 1 और आर्गन की 0। तो आपने देखा यहाँ पे कि वैलेंसी जो होता है वो 1 से 4 तक पहले बढ़ता है, फिर 4 के बाद फिर घटने लग जाता है। यही हमने यहाँ पे लिख दिया है रेड पेन से कि वैलेंसी इंक्रीजेज अप टू 4 देन इट्स डिक्रीजेज टू 0। अगर बात करें कि मूविंग डाउन द ग्रुप, अगर आप नीचे मूव करेंगे, डाउन द ग्रुप जाएंगे, तो यहाँ पे क्या होगा, वैलेंसी सेम रहेगी। कैसे, तो आपने देखा कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम रहेंगे, इसलिए वैलेंसी भी सेम रहेगी। अगले पॉइंट पे चलते हैं जिसका नाम है कि साइज ऑफ एटम। बड़ा इंपॉर्टेंट है ये बात कि साइज ऑफ एटम इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसके बाद की सारी प्रॉपर्टी उसके साइज पे डिपेंड करेगा। तो पहली बात है कि लेफ्ट से राइट अगर हम पीरियड में मूव करें तो क्या होगा, तो हमने फिर से वो एग्जांपल लिख दिया कि सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर एंड क्लोरीन के बारे में। तो हमने वहां पे देखा कि उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 281 आता है, 282 आता है, सिमिलरली 3, 4, 5, 6, 7।
अगर मैं इसका डायग्राम बनाऊं तो कैसा दिखाई देगा, हमको दिखाई देगा कि सोडियम में न्यूक्लियस हमने बीच में बना लिया, 2 इलेक्ट्रॉन हमने फर्स्ट शेल में डाल दिए, उसके बाद 8 डाले, फिर 1 डाला। सेकंड वाले में हमने लास्ट में 2 आ गया, थर्ड वाले में लास्ट में 3 आ गया। अब मुझे बताइए कि एक इलेक्ट्रॉन एक न्यूक्लियस खींचेगा, कम खींचाएगा, न्यूक्लियस और बाहर में 2 इलेक्ट्रॉन है वो ज्यादा जोर से खींच पाएंगे तो कॉम्पैक्ट हो जाएगा साइज। मतलब मैग्नीशियम का जो साइज होगा वो एल्यूमिनियम से हम लोग बात कर रहे हैं सोडियम से, तो सोडियम से क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, और एल्यूमिनियम मैग्नीशियम से भी छोटा हो जाएगा। मतलब लेफ्ट से राइट जाने में साइज क्या होगा, डिक्रीज होगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया कि एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेज एंड हेंस द फोर्स बिटवीन आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस इंक्रीजेज एंड साइज डिक्रीजेज। क्लियर है ये बात, कैसे कैसे हुआ। नेक्स्ट पॉइंट कि अगर आप टॉप टू बॉटम जाएंगे तो क्या होगा, तो हमने यहाँ पे बोला है कि अच्छा वहां पे गलत हो गया था, नीचे वाला देखिए पार्ट। तो हमने बोला है कि टॉप टू बॉटम अगर आप जाएंगे ग्रुप में तो यहाँ पे दिखाई देगा कि लिथियम के लिए 3 लिखा है हमने, सोडियम के लिए हमने 11 लिखा है, पोटेशियम के लिए हमने 9 लिखा है, एटॉमिक नंबर की बात चल रही है। कॉन्फ़िगरेशन अगर मैंने लिख के देखा तो हमने देखा कि पहले वाले में 2 1 है, मतलब 2 शेल है, सेकंड वाले में 3 है, मतलब 3 सेल कैसे हुए, 2 8 और 1 3 सेल, थर्ड वाले में आ गया आपके पास 4 सेल। तो आपने देखा कि नंबर ऑफ शेल बढ़ रहा है, और नंबर ऑफ शेल अगर बढ़ेगा तो क्या होगा कि इनकी साइज भी इंक्रीज हो जाएगी। मतलब लेफ्ट से राइट जाने में साइज डिक्रीज हुआ और टॉप टू बॉटम जाने में साइज इंक्रीज हो गया। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं कि मेटेलिक कैरेक्टर क्या होता है। अब हम लोग बात करते हैं कि मेटेलिक कैरेक्टर की, तो मेटेलिक कैरेक्टर में बात होता है कि पहले मेटेलिक कैरेक्टर होता क्या है, तो इसके बारे में अगर बात की जाए तो यहाँ पे लिखते हैं हम लोग की द टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन लूज करने की जो क्षमता होती है ना उसी को हम क्या बोलते हैं, मेटेलिक कैरेक्टर। कहां से लूज करना है, फ्रॉम आउटर मोस्ट ऑर्बिट या आउटर मोस्ट शेल से। तो फर्स्ट पॉइंट जो हमने लिखा है कि देखिए लेफ्ट से राइट जाने में पीरियड में, सेम पीरियड में लेफ्ट से राइट अगर आप जाएंगे तो साइज डिक्रीज होगा, अभी अभी पढ़ा हमने। साइज अगर डिक्रीज होगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अगर फोर्स बढ़ गया, अट्रैक्शन बढ़ गया, तो क्या इलेक्ट्रॉन लूज करना आसान होगा वहां से, जवाब है नहीं। अगर इलेक्ट्रॉन लूज करना आसान नहीं होगा तो मेटेलिक कैरेक्टर क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं कि टॉप टू बॉटम अगर जाया जाए तो क्या होगा। तो देखिए टॉप टू बॉटम अगर आप जाएंगे तो साइज उसका इंक्रीज होगा, साइज इंक्रीज होगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन आउटर मोस्ट एंड न्यूक्लियस क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका डिक्रीज। और अगर वो डिक्रीज हो गया तो लूज करना इलेक्ट्रॉन का आसान हो जाएगा, और अगर लूज करना आसान हो गया तो हम बोलेंगे कि मेटेलिक कैरेक्टर क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। बात समझ में आ गई। नेक्स्ट पॉइंट पे चले, ये रहा। नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं कि केमिकल रिएक्टिविटी की, कि केमिकल रिएक्टिविटी पे क्या फर्क पड़ता है अगर आप लेफ्ट से राइट जाएं या फिर टॉप टू बॉटम जाएं। तो हमने यहाँ पे लिख रखा है कि मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, फर्स्ट पॉइंट है कि मेटेलिक कैरेक्टर जो है वो, अच्छा मेटल डिक्रीजेज इट्स टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन। देखो अगर आप लेफ्ट से राइट जाइएगा तो साइज होगा कॉम्पैक्ट, साइज कॉम्पैक्ट होगा तो लूज करना मुश्किल हो जाएगा, और मेटल अगर लूज नहीं करेगा इलेक्ट्रॉन तो उसकी रिएक्टिविटी डिक्रीज होगी। लेकिन यही बात अगर नॉन मेटल में की जाए कि उसका साइज होगा कॉम्पैक्ट, अब नए इलेक्ट्रॉन को वो खींच के अपने अंदर ले सकता है, मतलब उसकी रिएक्टिविटी बढ़ जाएगी। तो अगर कोई हमसे पूछे कि लेफ्ट से राइट जाने में रिएक्टिविटी का क्या होगा, तो आप बोलिएगा कि मेटल है तो क्या होगा, मेटल है तो डिक्रीज होगा और नॉन मेटल है तो इंक्रीज होगा। तो हमने यहाँ पे कंक्लूजन में लिख भी दिया है कि केमिकल रिएक्टिविटी डिक्रीजेज फर्स्ट देन इट्स इंक्रीजेज। क्यों, क्योंकि पहले मेटल है उसके बाद नॉन मेटल है, तो मेटल का रिएक्टिविटी क्या हुआ, धीरे धीरे डिक्रीज हुआ, और उसके बाद फिर क्या हुआ, नॉन मेटल आ गया, नॉन मेटल का इंक्रीज होने लग गया। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं कि मूविंग डाउन द ग्रुप, अगर आप डाउन मूव करेंगे तो क्या होगा, हम बोलेंगे कि जैसे जैसे आप नीचे जाइएगा वैसे वैसे टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन क्या होगा, बढ़ जाएगा। क्यों, क्योंकि साइज बढ़ गया, और अगर साइज बढ़ गया, साइज बढ़ने से इलेक्ट्रॉन की लूज करने की टेंडेंसी अगर बढ़ गई किसकी, मेटल की, तो इसका रिएक्टिविटी भी बढ़ गया। अगर आप बात करो नॉन मेटल की, तो नॉन मेटल क्या चाहता है कि इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहता है। गेन तब होगा जब वो साइज छोटा रहेगा, लेकिन जैसे जैसे आप नीचे आओगे उसका साइज बढ़ते जाएगा, रिएक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी। क्लियर है ये बात। नेक्स्ट पे आते हैं कि नेचर ऑफ ऑक्साइड। देखिए एक बात समझिए, अगर ये मेटेलिक ऑक्साइड है, मेटेलिक ऑक्साइड कैसे होते हैं, ये होते हैं बेसिक, और अगर नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है तो ये होता है एसिडिक। तो पहले कौन होते हैं, पहले होते हैं मेटल्स। तो मेटल का बेसिक ऑक्साइड, तो हम क्या बोलेंगे कि जैसे जैसे आप लेफ्ट से राइट जाएंगे तो बेसिक जो है वो एसिडिक में कन्वर्ट होने लग जाएगा, मतलब बेसिक से एसिडिक ऑक्साइड बनने लग जाएंगे। लेकिन अगर वहीं पे बात की जाए कि मूविंग डाउन द ग्रुप, तो इसमें क्या होगा कि जैसे जैसे आप नीचे आते हो तो उसकी जो मेटेलिक कैरेक्टर है वो बढ़ जाती है, और मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ जाती है इसका मतलब है कि जो एसिडिक ऑक्साइड था वो अब बेसिक में कन्वर्ट होने लग जाएगा। यहां तक बात समझ में आ गई। सारी हमने सारे प्रॉपर्टीज के बारे में हमने बात कर लिया, सारे ट्रेंड्स के बारे में हमने बात कर लिया,
ओके, अब हम कुछ मेरिट्स के बारे में देखते हैं कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के क्या क्या मेरिट्स थे। तो सबसे पहली बात तो ये थी कि बाकी इससे पहले जितने प्रयास किए गए, जितनी कोशिश की गई, वो सब एटॉमिक मास पे था, और ये जो था ये एटॉमिक नंबर पे था, और एटॉमिक नंबर जो है वो फंडामेंटल प्रॉपर्टीज होती हैं। तो फर्स्ट पॉइंट तो क्लियर है। सेकंड में है कि द रीजन ऑफ प्लेसिंग आइसोटॉप्स एट वन प्लेस इज जस्टिफाइड। आइसोटॉप को क्यों एक जगह पे रखा गया, इसको भी जस्टिफाई किया गया, क्यों? क्योंकि उनका एटॉमिक नंबर सेम होता है। थर्ड जो मेरिट था वो ये था कि पीरियोडिसिटी क्यों है, इसके बारे में समझाया गया कि क्यों पीरियोडिक होता है। फोर्थ है कि जब पोजीशन ऑफ एलिमेंट विच वर फर्स्ट मिसफिट ऑन द बेसिस ऑफ मास नंबर, जैसे जैसे आर्गन और पोटेशियम का जो हमने मिसमैच करवा, मतलब हमने एक ही जगह पे रख दिया था, उसको अलग अलग किया गया, और अगली पॉइंट में आ गया कि लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड को प्लेस किया गया सेपरेटली, ठीक है, अलग उसको प्लेस किया गया। क्यों अलग प्लेस किया गया? क्योंकि उस पे वो उसकी पीरियोडिसिटी पे फिट नहीं बैठते थे। ओके, तो ये बात समझ में आई। अब नेक्स्ट जो पार्ट है हमारा कि डिमेरिट, कुछ डिमेरिट है, डिमेरिट पे हम अभी भी काम कर रहे हैं। जैसे है कि लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड को हम अलग ना करते हुए हम चाहते हैं कि उसकी बॉडी में रहे, मतलब पीरियोडिक टेबल की बॉडी में ही रहे। और जो सेकंड जो हमारा यहाँ पे डिमेरिट होता है वो होता है कि हाइड्रोजन जो है ना वो रिजेंबल करता है अल्कली के साथ भी और हेलोजन के साथ भी, बट फिर भी उसको रखा गया है अल्कली की तरफ, साथ में नहीं, अल्कली की तरफ रखा गया है। तो हम अभी भी चाहते हैं कि वो चीज और बेहतर उसका एक्सप्लेनेशन मिले, लेकिन ये फ्यूचर में शायद होगा, शायद आप में से कोई कर पाए। सो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है। उम्मीद है कि आपको सारे के सारे पॉइंट कॉम्पैक्ट फॉर्म में हमने यहाँ पे समझा दिया है। अब देखिए, वीडियो की लेंथ छोटी जरूर है, लेकिन आपको पढ़ने में बहुत समय देना पड़ेगा। सारे जो पॉइंट्स यहाँ पे हमने बताए हैं, जो पीपीटी में हमने एक्सप्लेन किया है, इस चीज को आप अपने नोटबुक में लिखिए, ताकि उस चीज को आप बार बार रिकॉल कर पाएंगे। और इसी के साथ हमारा ये लेक्चर यहाँ पे कंप्लीट होता है। थैंक यू।